इमेजिन कीजिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हिमालय में आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाता है। एक ऐसे इंसान जो उन बच्चों के लिए एजुकेशन में क्रांति ला देता है जिन्हें सिस्टम भुला चुका था। और यहाँ तक कि मॉडर्न सिनेमा के सबसे चहेते कैरेक्टर्स में से एक जो इंस्पायर करता है वो इंसान है सोनम वांगचुक। तो फिर आज वही इंसान अपने ही देश में एक खतरा बताकर एक हाई सिक्योरिटी जेल में बंद क्यों है। यानी यह कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, यह एक यूनिक जमीन, एक वाइब्रेंट कल्चर्स और अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे लोगों की कहानी है। सेक्शन 1, असली जिंदगी के रैंचों की कहानी। उस इंसान को समझने के लिए जिसे गवर्नमेंट आज एक खतरा बता रही है, आपको उस हीरो से मिलना होगा। दुनिया उनका नाम जानने से बहुत पहले सोनम वांगचुक 1966 में लद्दाख के एक दूर दराज के गांव में पैदा हुए एक छोटे लड़के थे, बिल्कुल गांव के लड़के। उनके अपने शब्दों में वो लद्दाख पर थोपे गए एक फॉरेनर एजुकेशन सिस्टम के शिकार थे। सोचिए आप एक क्यूरियस बच्चे हैं, लेकिन आपको एक ऐसी भाषा में सीखने के लिए फोर्स किया जाता है जो आप नहीं बोलते हैं। ऐसी किताबों से जो उन ओशियंस और शहरों के बारे में है जिन्हें आपने कभी नहीं देखा, क्योंकि वो फिट इन नहीं हो पाते थे। लोग उन्हें बेवकूफ समझते थे, वो इसे अपनी जिंदगी का सबसे डार्क फेज कहते हैं। लेकिन उस अर्ली स्ट्रगल ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें बनाया, उन्हें मजबूत किया। उन्होंने दिल्ली जाकर अपनी एजुकेशन पूरी की और मैकेनिकल इंजीनियर में डिग्री हासिल की। लेकिन कई और लोगों की तरह जो उस डिग्री को लेकर एक सिटी लाइफ में सेटल हो सकते थे, वांगचुक का दिल अब भी लद्दाख में था। वो एक ही मिशन के साथ लौटे, यह इंश्योर करना कि कोई भी दूसरा लद्दाखी बच्चा अपनी ही क्लास में आउटसाइडर फील ना करे। जैसे आज भारत के तकरीबन हर ऑफिस में जो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं वो आउटसाइडर फील करते हैं। यहीं से कहानी सिनेमैटिक हो जाती है। लिटरली सीखने के प्रति उनके क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ने ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 इडियट्स में फुंगसुक वांगलू या रैंचो के किरदार को इंस्पायर किया। जो इंसान पर्दे पर लाखों लोगों को इंस्पायर कर रहा था, वो जमीन पर पहले से ही हजारों जिंदगियां बदल रहा था। लेकिन उनकी असली कहानी फिल्म से ज्यादा रोमांच और अनबिलीवेबल है। सेक्शन 2, एजुकेशन को नया रूप देने वाला इनोवेटर। 1988 में वांगचुक और कुछ दोस्तों ने एक मूवमेंट शुरू किया, लेकिन यह कोई प्रोटेस्ट नहीं था, यह एक प्रोजेक्ट था। उन्होंने स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी SECMOL शैकमोल की शुरुआत की। जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे वो बहुत बड़ी थी। 1980s में लद्दाख में 95% स्टूडेंट अपनी हाई स्कूल एग्जाम में फेल हो रहे थे। सिस्टम उन्हें फेल कर रहा था, ठीक उसी तरह जैसे बिहार में होता था। शैकमोल का आइडिया एक गेम चेंजर था। बच्चों को एक टूटे हुए सिस्टम में फिट होने के लिए फोर्स करने के बजाय उन्होंने खुद सिस्टम को बदल दिया। उन्होंने गांवों को अपनी एजुकेशन कमेटी बनाने में मदद की ताकि वे लोकल स्कूल्स को चला सके। उन्होंने टीचर्स को लद्दाखी कल्चर और भाषा का इस्तेमाल करके सिखाने के लिए रिट्रेन किया ताकि लर्निंग प्रैक्टिकल और फन हो सके। कोई प्रेशर ना हो सके, कोई दबाव ना हो सके, किसी को दिक्कत ना हो सके। फन मीन्स आप ज्यादा सीखते हो। और रिजल्ट भी वाव कमाल का था। हाई स्कूल पास रेट निराशाजनक 5% से बढ़कर सोचो कितना हो सकता है, 75% से ज्यादा हो गया। जो स्टूडेंट अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे उनके लिए शैकमोल ने एक अल्टरनेटिव स्कूल बनाया, एक ऐसा कैंपस जो पूरी तरह से सोलर पावर पर चलता है और लद्दाख की कड़ाके की सर्दियों में भी फॉसल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं करता। नो पेट्रोल, नो डीजल, ओनली सोलर, सो ग्रीन एवरीवेयर। यहाँ स्टूडेंट को फेलियर के तौर पर नहीं देखा जाता है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। वांगचुक ने साबित कर दिखाया कि एजुकेशन सिर्फ फैक्ट को रटने के बारे में नहीं है, यह अपनी दुनिया में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखने के बारे में है। प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन आप रट के नहीं कुछ कर सकते हो। और फॉरेन लैंग्वेज कभी थोपना नहीं चाहिए, बट बदकिस्मती है कि हमारे देश में थोपा गया है। सेक्शन 3, ग्लेशियर बनाने वाला आदमी अपने आप में एक महान आदमी जो आज सलाखों के पीछे। और उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्विंग स्किल स्कूलों तक ही लिमिटेड नहीं रही,
वांगचुंग ने अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स का निशाना लद्दाख के सबसे बड़े खतरे क्लाइमेट चेंज पर लगाया। हिमालय के ग्लेशियर जो इस रीजन की लाइफ का सोर्स है, एक अलार्मिंग रेट से पिघल रहे हैं। इससे गर्मियों में फ्लैश फ्लड्स आ रही थी और क्रिटिकली वसंत में पानी की कमी हो रही थी, जब किसानों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उनका सॉल्यूशन इतना सिंपल है कि बस ब्रिलियंट है। आइस स्तूप, एक पानी के सोर्स से नीचे की ओर एक पाइप चलाकर बर्फीली सर्दियों की हवा सारा काम करती है। पानी एक सीधी पाइप से बाहर निकलता है और परत दर परत जमता है, जिससे बर्फ का एक विशाल शंकु बनता है। एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर जो एक बुद्धिस्ट स्तूपा जैसा दिखता है। ये बर्फ के टावर लाखों लीटर पानी स्टोर करते हैं, जो ओवरवाइज वेस्ट हो जाता है और बसंत में ठीक उसी समय धीरे धीरे पिघलते हैं, जब किसानों को अपनी क्रॉप्स के लिए इसकी जरूरत होती है। यह पहाड़ों से जन्मा पहाड़ों के लिए एक सॉल्यूशन है। सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम जहाँ है सॉल्यूशन वहाँ है। इसी को तो ह्यूमन रेवोल्यूशन कहते हैं। आइस स्तूप और दूसरे इनोवेशंस के लिए उन्होंने 2018 में रोमन मगासियस अवार्ड सहित कई इंटरनेशनल अवार्ड जीते, जिसे अक्सर एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। सोनम वांगचुक सिर्फ एक एजुकेशनिस्ट नहीं थे, वो द मैन विथ द सॉल्यूशंस थे। तो यह फेमस इनोवेटर आज नेशनल हीरो एक खतरा कैसे बन गया? नेशनल हीरो से नेशनल का खतरा कैसे बन गया या कैसे बना दिया गया? राजनीतिक है बाबा, कुछ भी हो सकता है। सेक्शन 4, एक नया मोड़, लद्दाख का प्रोटेक्टर। टर्निंग पॉइंट अगस्त 2019 में आया, जब भारत सरकार ने संविधान से आर्टिकल 370 को रद्द कर दिया, जम्मू और कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया। पहली बार लद्दाख एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था। पहले तो लद्दाख में कई लोगों ने सेलिब्रेट किया, लेकिन यह खुशी जल्दी ही गहरी चिंता में बदल गई। एक यूनियन टेरिटरी के रूप में जिसकी अपनी कोई चुनी हुई असेंबली नहीं थी, लद्दाख अब डायरेक्टली नई दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। शिकंजा दोनों तरफ से। लद्दाख के लोग, जिनमें से 97% से ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज से हैं, अपने फ्रेजाइल एनवायरनमेंट और यूनिक कल्चर के लिए डरने लगे। उन्हें चिंता थी कि बड़ी कंपनियां और आउटसाइड बिजनेस इंटरेस्ट उस जमीन का एक्सप्लॉइट करेंगे जिसे उन्होंने सदियों से प्रोटेक्ट किया था, जिन्होंने सदियों से संभाल के रखा था। और यहीं पर इनोवेटर सोनम वांगचुक को प्रोटेक्टर सोनम वांगचुक बनना पड़ा। उनकी लड़ाई अब सिर्फ स्कूलों या पानी के बारे में नहीं थी, यह सर्वाइवल के बारे में थी। वो भारतीय संविधान के 6th शेड्यूल के तहत लद्दाख के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स की मांग करने वाले एक मूवमेंट का फेस बन गए। 6th शेड्यूल को एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह सोचे। ये ट्राइबल एरिया को अपनी काउंसिल बनाने की पावर देता है, जिसमें उनकी जमीन, जंगलों और लोकल लॉज पर उनका कंट्रोल होता है। ट्राइबल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। वांगचुक ने आर्ग्यू किया कि यह कोई नई रेडिकल डिमांड नहीं थी, बल्कि रूलिंग पार्टी का किया हुआ एक प्रॉमिस और एक विशाल ट्राइबल मेजॉरिटी वाले रीजन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था। सेक्शन 5, संघर्ष हीरो बनाम बेईमान सरकार। वांगचुक ने इस कॉज को सबसे पीसफुल तरीके से आगे बढ़ाया। हंगर स्ट्राइक्स और क्लाइमेट फास्ट के जरिए अक्सर सब जीरो टेम्परेचर में देश का अटेंशन खींचने के लिए मार्च 2024 में उन्होंने 21 दिन का फास्ट पूरा किया, जिसे मैसिव सपोर्ट मिला। बाद में अक्टूबर 2024 में उन्हें और उनके समर्थकों को दिल्ली के लिए एक पीसफुल मार्च के दौरान डिटेन कर लिया गया। सरकार का रिस्पॉन्स बातचीत और डिलेज का एक साइकिल था। कई मीटिंग्स हुई, लेकिन उनका कोई नतीजा निकल कर नहीं आ पाया और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता गया। सितंबर 2025 में सिचुएशन एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गई। वांगचुक ने 10 सितंबर को एक और हंगर स्ट्राइक शुरू की। जैसे उनकी हेल्थ बिगड़ी, राजधानी लेह में टेंशन बढ़ गया। 24 सितंबर को फ्रस्ट्रेटेड यूथ के लीड किए गए प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए। एक स्थानीय बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी गई और उसके बाद हुई क्लैशेस में 4 मौतें और दर्जनों घायल की ट्रैजिक खबरें आई। डेवास्टेटेड होकर वांगचुक ने तुरंत अपना फास्ट तोड़ दिया और पीस के लिए अपील की। 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में इस बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़ फोड़ होने लगी।
ये कहते हुए कि उनका नॉन वायलेंट मैसेज फेल हो गया था या फेल करवा दिया गया। राजनीति में सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन सरकार ने जल्द ही अपना नैरेटिव गढ़ लिया। इसने सोनम वांगचुक पर ब्लेम डाला, उन्होंने वायलेंस भड़काने का दोषी ठहराया और यूथ लेड मूवमेंट्स के उनके रेफरेंस को उकसाने वाला बताया। 2 दिन बाद 26 सितंबर 2025 को अपने लोगों के लिए स्कूल और ग्लेशियर बनाने वाले व्यक्ति को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA, एक कठोर कानून जो बिना किसी चार्ज के डिटेंशन अलाउ करता है, के तहत अरेस्ट कर लिया गया। उन्हें जल्दी से जोधपुर की एक हाई सिक्योरिटी जेल में भेज दिया गया जो उनके हिमालयी घर से बहुत दूर था। सेक्शन 6, गिरफ्तारी के बाद और बड़ा सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, लेकिन जवाब 0 बट्टा सन्नाटा। गिरफ्तारी ने पूरे भारत और बाहर शॉक वेव्स भेज दी। सरकार का दावा है कि वांगचुक नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है, लेकिन कैसे? यहाँ तक कि वो एलिज्ड फॉरेनर कनेक्शन को भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बेशक उनकी पत्नी और सपोर्टर्स इसे एक विच हंट कह रहे हैं, विच हंट। वो उनके दशकों के पीसफुल पेट्रियोटिक काम की ओर इशारा करते हैं, जिनमें भारतीय सेना के लिए सोलर हीटेड शेल्टर्स का निर्माण शामिल है। और एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं, एक व्यक्ति जिसे सरकार सालों से ऑनर करती रही है, वो अचानक एंटी नेशनल कैसे हो सकता है? मतलब आप सरकार से सवाल करोगे अपने हक के लिए, राइट्स के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए आपको NA पकड़ के उठा ले जाएगी। आज लद्दाख पर एक टेंशन शांति छाई हुई है। इस रीजन में कर्फ्यू लगा हुआ है, इसकी टूरिज्म पर आधारित इकोनॉमी चरमरा गई है और इनके लोग दुख और डर के बीच फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है, हमारे लोगों को दिल्ली में बंद करके रखे। हम चुप बैठेंगे यहाँ पर, हम लोग क्या बोल रहे हैं? बंद जाओ। लेह अपेक्स बॉडी, जो आंदोलन का एक प्रमुख समूह है, ने वांगचुक की रिहाई और हालत नॉर्मल होने तक सरकार के साथ बातचीत से इनकार कर दिया। लद्दाख का भविष्य और उनके हीरो का भाग्य अधर में लटका हुआ है। दोस्तों, मैं भारतीयों से एक विनती करना चाहता हूं, अगर आपके हीरो के साथ भी ऐसा होता है जो देश के लिए, आपके लिए सही काम कर रहा है, तो अपने हीरो के साथ खड़े रहो। सरकारें आती जाती रहेंगे, हीरो एक बार आता है। सोनम वांगचुक की कहानी बहुत डिस्टर्बिंग है, क्योंकि यह हमें कुछ बहुत मुश्किल सवाल पूछने पर फोर्स करती है। इसका क्या मतलब है जब एक सरकार जो कभी एक इन्वेंटर से एडवाइस लेती थी, बाद में उसे अपनी बात कहने के लिए जेल में डाल देती है? ये तो ब्रिटिश रूल की याद दिला रही है। और क्या होता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए एक पीसफुल डेमोक्रेटिक डिमांड का इतनी फोर्स से सामना किया जाता है? यह सिर्फ लद्दाख के बारे में नहीं है, यह एक डेमोक्रेसी में डिसेंट और डिबेट की स्पेस के बारे में है। जब कोई देश अपने सबसे फेमस प्रॉब्लम सॉल्वर्स को सत्ता से सच बोलने के लिए जेल में डालना शुरू कर देता है, तो आपको पूछना होगा, नेशनल सिक्योरिटी के लिए असली खतरा कौन है? अगर आपको लगता है कि यह कहानी इम्पोर्टेंट है, तो इसे शेयर करें। इस बात को फैलाना या इंश्योर करने के लिए पहला स्टेप है कि लद्दाख की आवाज को चुप ना कराया जाए और उसके नायक को जेल की कोठरी में भुला ना दिया जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।